हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सभी के लिए मायने रखता है। अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करें। हमारे पास जो स्रोत है वो मस्तिष्क के 8 नियमों पर एक गाइड की तरह है। ये हमें बताते हैं कि विज्ञान के आधार पर हम अपनी उत्पादकता, फोकस और मानसिक शांति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और देखिए, सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है, इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि ये 8 नियम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक नियम को बेहतर बनाने से दूसरे अपने आप सुधरने लगते हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम। तो चलिए इस सिस्टम की नींव से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है, नींद। हाँ, नींद। स्रोत इसे कोई लग्जरी नहीं बल्कि दिमाग का रीसेट बटन कहता है। ये रीसेट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक अनोखी प्रक्रिया शुरू करता है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम? जी। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, कचरा साफ करने वाला सिस्टम है। ये दिन भर में जमा हुए जहरीले प्रोटीन, जैसे वो बीटा एमिलॉइड, उन्हें बाहर निकालता है। बीटा एमिलॉइड, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। क्या ये वही प्रोटीन नहीं है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ा है? बिल्कुल। तो जब स्रोत कहता है कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, तो इसका मतलब सिर्फ तरोताजा महसूस करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि आप सचमुच अपने दिमाग को भविष्य की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी रख रखाव का काम कर रहे हैं। अगर ये नींव ही कमजोर है तो बाकी सारे नियम, चाहे वो फोकस हो या सीखना, वो उस पर टिक ही नहीं सकते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम अपने फोन को तो रोज चार्ज करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के इस सबसे जरूरी चार्जिंग साइकिल को मतलब गंभीरता से नहीं लेते। तो अगर नींद हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगला नियम शायद उसके हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा नियम है व्यायाम। स्रोत इसे केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए ईंधन मानता है। ईंधन? हाँ, जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल मैसेंजर छोड़ता है। इनमें से 2 सबसे अहम हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन। हम इन केमिकल्स के बारे में सुनते तो बहुत है, लेकिन ये असल में करते क्या है? इन्हें आप दिमाग का फील गुड मैनेजमेंट समझ सकते हैं। डोपामाइन आपको प्रेरणा और इनाम की भावना देता है, वो एहसास जो किसी काम को पूरा करने के बाद मिलता है ना? हाँ। और सेरोटोनिन आपके मूड को स्थिर करता है, चिंता को कम करता है। तो जब आप सिर्फ 20 मिनट के लिए टहलने भी जाते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को खुश और प्रेरित रहने के लिए एक केमिकल बूस्ट दे रहे होते हैं। तो ये सिर्फ कैलोरी जलाने के बारे में नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री को बेहतर बनाने के बारे में है। और यहाँ फिर से वही जुड़ाव वाली बात आती है ना? बिल्कुल। अगर आपने अच्छी नींद ली है तो आपके पास व्यायाम करने की ऊर्जा होगी, और व्यायाम करने से आपको रात में और भी अच्छी नींद आएगी। ये एक सकारात्मक चक्र है। हाँ, और एक बार जब आपके पास नींद से मिली स्पष्टता और व्यायाम से मिली ऊर्जा होती है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, जो आज की दुनिया में शायद सबसे मुश्किल है, फोकस। यानी एक समय में एक काम। स्रोत मल्टीटास्किंग के मिथक को पूरी तरह से खारिज करता है। उसका तर्क है कि जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हम बस एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है और गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। इसे स्रोत कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट? हाँ, हर बार जब आप अपना ध्यान बदलते हैं, मान लीजिए एक रिपोर्ट लिखने से एक ईमेल का जवाब देने पर, तो आपके दिमाग को नए काम के लिए खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। इसमें समय और ऊर्जा दोनों लगते हैं। तो असली सफलता डीप वर्क से आती है। जी, डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक काम में डूब जाना। लेकिन आज की दुनिया में ये करना लगभग असंभव सा लगता है। हर तरफ नोटिफिकेशन और विकर्षण है। क्या स्रोत इसके लिए कोई व्यावहारिक तरीका बताता है? हाँ, बताता है। स्रोत में पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। ये बहुत सरल और शक्तिशाली है। पोमोडोरो? आप 25 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करते हैं और उस दौरान सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ वो काम। और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह चक्र मस्तिष्क की प्राकृतिक लय के साथ काम करता है।
जिससे आप बर्नआउट हुए बिना लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकते हैं। 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट का ब्रेक। ये सुनने में तो करने लायक लगता है, लेकिन कई बार विकर्षण बाहर से नहीं अंदर से आते हैं। मेरा मतलब है तनाव से, हाँ, जो ध्यान केंद्रित करना लगभग नामुमकिन बना सकता है। और यही हमें चौथे नियम पर लाता है, तनाव का प्रबंधन। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है, इसे प्रबंधित करें इससे पहले कि ये आपको प्रबंधित करे। वाओ! तनाव को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखने की सलाह दी गई है। यह एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ संतुलन से बाहर है। तनाव एक सिग्नल है। मुझे ये विचार पसंद आया। ये उसे एक दुश्मन के बजाय एक संदेशवाहक के रूप में देखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो जब तनाव महसूस हो तो सवाल ये नहीं है कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, बल्कि ये है कि ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, समस्या तनाव नहीं है, समस्या है दायमी तनाव, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता, उसकी सीखने और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। तो स्रोत क्या सुझाव देता है? बहुत सरल चीजें, जैसे कि कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना और अपनी अपेक्षाओं को फिर से जांचना। ये सब उस दायमी तनाव के चक्र को तोड़ने के बारे में है। और यहाँ भी वही जुड़ाव साफ दिखता है। कम नींद से तनाव बढ़ता है। हाँ, व्यायाम तनाव को कम करता है और तनाव फोकस को नष्ट कर देता है। ये सब एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। हाँ, और उस मशीन में जानकारी को सहेजना भी एक महत्वपूर्ण काम है। ये हमें 5वें नियम की ओर ले जाता है। याद रखने के लिए दोहराएं, रिपीट टू रिमेम्बर। हाँ, ये तो स्कूल के दिनों जैसा लगता है, रट्टा लगाना। लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक है। स्रोत बताता है कि हमारा दिमाग दोहराव के जरिए ही न्यूरल पाथवेज, मतलब तंत्रिका पथ को मजबूत करता है। अच्छा। जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं तो एक कमजोर कनेक्शन बनता है। जितनी बार आप उसे दोहराते हैं वो कनेक्शन उतना ही मोटा और मजबूत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पक्का रास्ता बन जाता है। तो ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से दोहराने के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत में स्पेस्ड रिपीटिशन यानी व्यवधान युक्त पुनरावृत्ति की तकनीक का जिक्र है, जो सीखने का एक सिद्ध तरीका है। ये क्या है? इसका मतलब है कि किसी जानकारी को लगातार रटने के बजाय उसे बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना। जैसे आज कुछ सीखा तो उसे कल दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। अच्छा, इससे क्या होता है? ये तरीका जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने में सबसे कारगर है। ये बहुत उपयोगी है, खासकर कुछ नया सीखते समय। और जानकारी को याद रखने में शायद ये भी मायने रखता है कि उसे हमारे सामने कैसे पेश किया जाता है। यहीं पर छठा नियम आता है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। इतिहास के लाखों सालों तक हमने दृश्य जानकारी को प्रोसेस करके ही अपना अस्तित्व बचाया है। शिकारियों को पहचानना, भोजन खोजना, चेहरे याद रखना। सही बात है। लिखित भाषा और पढ़ना हमारे दिमाग के लिए एक बहुत नया कौशल है, कुछ हजार साल पुराना। इसलिए जब हम माइंड मैप, डायग्राम या चार्ट का उपयोग करते हैं तो हम अपने दिमाग की एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली प्रणाली का लाभ उठा रहे होते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जब कोई किसी जटिल विचार को समझाने के लिए एक साधारण सा डायग्राम बना देता है तो वो तुरंत समझ में आ जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो सिर्फ नोट्स पढ़ने के बजाय उसका एक विजुअल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये सीखने को सक्रिय और यादगार बनाता है। और समझ का एक और गहरा स्तर भावनाओं से आता है, जो हमें 7वें और शायद सबसे चौंकाने वाले नियम की ओर ले जाता है। अच्छा, ये नियम मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। नियम 7 कहता है, भावनाएं क्रिया को प्रेरित करती हैं। जी। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे फैसले तर्क और लॉजिक पर आधारित होते हैं, लेकिन स्रोत का कहना है कि भावनाएं ही असली ड्राइवर हैं। ये कैसे काम करता है? ये उस आम धारणा को चुनौती देता है कि हम पूरी तरह से तर्कसंगत प्राणी हैं। स्रोत के अनुसार हमारे हर काम के पीछे एक भावना होती है। हर काम के पीछे? हाँ, हम सिर्फ इसलिए कोई लक्ष्य हासिल नहीं करना चाहते क्योंकि वो तार्किक है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ी सफलता या संतुष्टि की भावना को महसूस करना चाहते हैं। तर्क हमें रास्ता बता सकता है, लेकिन यात्रा करने की ऊर्जा वो भावना से ही मिलती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी काम के लिए प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके साथ एक सकारात्मक भावना जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। लेखक इसे मैकेनिकल काम को जादुई बनाना कहते हैं। वाह, ये अच्छा है। उदाहरण के लिए,
आपकी टू डू लिस्ट में रिपोर्ट खत्म करो लिखा है, जो बहुत नीरस लगता है, लेकिन अगर आप उसे बदलकर ये सोचें कि इस रिपोर्ट को खत्म करके मिलने वाली राहत और उपलब्धि की भावना को महसूस करो, तो आपका दिमाग उस काम को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होगा। ये अपने क्यों को खोजने के बारे में है। हाँ, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसका आपके लिए भावनात्मक मतलब क्या है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये प्रेरणा को अंदर से जगाने जैसा है, और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए ऊर्जा को भी बनाए रखना जरूरी है। ये हमें हमारे अंतिम 8वें नियम पर लाता है। और अंतिम नियम है, मस्तिष्क को ब्रेक की आवश्यकता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन लगातार काम करना उत्पादकता का दुश्मन है। स्रोत बताता है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक लय में काम करता है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्राडियन रिदम। हाँ, हम लगभग 90 से 120 मिनट तक चरम फोकस बनाए रख सकते हैं, जिसके बाद हमारे प्रदर्शन में गिरावट आने लगती है। तो इसका मतलब है कि हमें हर 1.5-2 घंटे में एक ब्रेक लेना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये आलसी ब्रेक नहीं है। ये मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए रणनीतिक ठहराव हैं। लगातार काम करते रहने से परिणाम घटते जाते हैं और बर्नआउट होता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल, आपको एक सतत गति बनाए रखनी होती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, काम और ब्रेक दोनों मिलकर ज्यादा उत्पादकता देते हैं। ब्रेक लेना समय की बर्बादी नहीं है, ये फोकस और रचनात्मकता को फिर से जगाने का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमारे दिमाग को रिबूट करने जैसा है, ताकि हम ताजगी के साथ काम पर लौट सकें। बिल्कुल, और ये उन सभी 8 नियमों का सार है। अपने मस्तिष्क की प्राकृतिक लय और जरूरतों के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। जी, तो ये थे मस्तिष्क के 8 नियम: नींद, व्यायाम, फोकस, तनाव प्रबंधन, दोहराव, विजुअल्स, भावनाएं और ब्रेक। कुल मिलाकर ये एक व्यवहारिक टूलकिट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम, जिसे कोई भी अपनी उत्पादकता और मानसिक कल्याण को बढ़ाने के लिए अपना सकता है। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि ये नियम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन असली शक्ति इन्हें सिर्फ समझने में नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू करते समय इन कनेक्शंस का लाभ उठाने में है। तो सोचने वाली बात ये है। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि अगर आप सिर्फ एक नियम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, तो कौन सा नियम बाकी सभी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा? क्या अच्छी नींद से शुरू करना तनाव और फोकस को अपने आप ठीक कर देगा, या शायद व्यायाम से शुरू करने से नींद और मूड दोनों बेहतर हो जाएंगे? ये एक व्यक्तिगत प्रयोग का सवाल है। बिल्कुल, और इसका जवाब खोजना ही शायद अपने संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बदलने की असली